गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज क्वेश्चन है विधायिका, जो इसका डिस्कस करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की संकल्प विचाराधीन होता है तब क्या क्या हो सकता है। वह पीठासीन नहीं रह सकते या होगी, उससे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्राथमिक मत देने का हकदार नहीं होगा। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो देखिए 2024 में ही पूछा गया था। तो ये देखिए पीठासीन नहीं रहेगा बैठा नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए विस्तार से देखते हैं। वह अध्यक्ष नहीं रहेगा, यह कथन सही है। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान विचाराधीन है तो अध्यक्ष सत्र की अध्यक्षता नहीं करता है, इसके बजाय उपसभापति या कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता करता है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, बोलने का अधिकार उसे नहीं होगा। अध्यक्ष को हटाने के विचाराधीन रहेगा तो बोल भी नहीं सकता है वो पहले उदाहरण में प्रस्ताव पर वोट करने का हकदार नहीं होगा। पहले उदाहरण में प्रस्ताव पर वोट करने का भी अधिकार नहीं होगा। इस विश्लेषण के आधार पे एक सही होगा, बाकी 2 और 3 गलत होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लोकसभा के लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापंगत हो जाती है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा में विघटन हो जाने पर व्यापंगत हो जाती है। कोई विधेयक जिससे संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों के संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय को सूचित दे दिया है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापंगत हो जाती है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि लोकसभा के यदि जो विघटन हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक या दो, 3 या 3। तो देखते हैं कौन सा प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, दोनों प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा के लंबित कोई विधेयक अब उसके विघटन हो जाने पर व्यापंगत हो जाती है। चलिए देखते हैं इसको विस्तार से। इसका सही उत्तर क्या है। लोकसभा में लंबित विधेयक उससे भंग होने पर समाप्त हो जाता है, यह कथन सही है। लोकसभा को भंग हो जाती है तो उसकी लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाती है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के भंग हो जाने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह कथन सही है। भले ही कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो गया हो और राज्यसभा में लंबित हो, लेकिन लोकसभा का भंग हो जाने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तीसरा, कोई विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक आहूत बुलाने के इरादा कर लिया है, सूचित कर दिया है, वह लोकसभा के भंग हो जाने पर समाप्त हो जाता है। यह कथन गलत है। यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाने के अपने इरादे को पहले ही अधिसूचित कर दिया है तो वह विधेयक लोकसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं होगा। यह विधेयक के समाप्त होने के सामान्य नियम का अपवाद है ये। ठीक है, विधेयक समाप्त होने का सामान्य नियम का अपवाद है ये। कौन सा? देखिए, पहला है कि लोकसभा में यदि जो कोई विधेयक है, मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में है और वो लोकसभा ही भंग हो गया तो विधेयक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि लोकसभा में विधेयक पास करवा लिया गया है, राज्यसभा को भेज दिया गया है और लोकसभा भंग हो गया जाके, कहीं राज्यसभा भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो गया तो भी विधेयक खत्म हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है कि राष्ट्रपति सूचना दे दिया है कि हम इस पे संयुक्त बैठक बुलाएंगे, किसको, इस विधेयक पर, और लोकसभा भंग हो गया है, तब ये विधेयक भंग नहीं होगा, विधेयक चालू रहेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन, तीनों को समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन में सत्रवासन के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। सदन के सत्रवासन सामान्य सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रवासन करने पर कोई विसर्जन नहीं होता है। सत्र में लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ या तो है 1, 2, 1 या 2, 3। इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। ठीक है, विस्तार से देखते हैं इसका क्या है उत्तर सही।
सही उत्तर होगा केवल दो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय यूनिट स्तर पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशासन में के बिना अनुदान को मांग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री सदन के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथन गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री भारत के राष्ट्रपति और वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर केंद्रीय बजट के रूप में जाना जाता है, प्रस्तुत करते हैं, न कि प्रधानमंत्री की ओर से। ठीक है, राष्ट्रपति की ओर से करते हैं। वित्त मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा सदन के दोनों सदनों में बजट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया जाता है। संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति की अक्षमता का वित्तीय मामले पर नियंत्रण हो और सभी वित्तीय प्रस्ताव सरकार के से उत्पन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा सही है? ठीक है, प्रारंभ में यही एक तदर्थ समिति थी। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो न्यायाधीन है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से सही है? या तो है 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 3, तीनों से कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए विस्तार से देखते हैं। शुरू में यह तदर्थ समिति थी स्टार्टिंग में। ठीक है, लोकसभा के आचार संहिता गठन हुआ था 2000 में, गठन किया गया था लोकसभा के एक तदर्थ समिति के रूप में, और 2015 में एक अस्थायी समिति बना दिया गया इसको। ठीक है, लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत केवल लोकसभा का सदस्य ही कर सकता है। यह कथन गलत है। शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसके आम लोग भी शामिल हैं, न कि केवल लोकसभा के सदस्य हैं। समिति लोकसभा के सदस्यों के खिलाफ किसी भी व्यक्ति के संगठन में शिकायत की जांच कर सकती है। समझे?